कि कोई बच्चे का जेंडर पता ना लगाए, ताकि फीमेल फेटिसाइड के केसेस थोड़े कम हो जाए। पहले के टाइम में फीमेल फेटिसाइड के केस बहुत ज़्यादा होते थे, जिसे कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं हिंदी में, तो उसको रोकने के लिए इसको बैन कर दिया गया था। तो इससे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो ध्यान रखनी है फुल फॉर्म जितनी है इसकी भी मैं आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस पर वीडियो बना दूंगी, जिसमें हम सारी टर्म्स को कवर कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है कि इस सीरीज में हम नीट के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह लो, जो चुनिंदा क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। Hi everyone, welcome to NEET Verse by Infinity Learn. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो इस संजीवनी वाली सीरीज में ये जूलॉजी का आपका पहला लेक्चर है, और मैं पहले ही आपको थोड़ा सा बता दूं इस सीरीज के बारे में कि इस सीरीज में हम नीट के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह लो, जो चुनिंदा क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। व्हाट इज द फुल टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस बाय विच अ फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जो आपका जाइगोट है, इम्प्लांट होता है इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ यूट्रस। कौन सी वॉल में होता है? जो सबसे अंदर की वॉल, एंडोमेट्रियम होता है। इसमें फर्टिलाइज्ड एग जाके जुड़ जाता है, और पूरे 9 महीने जो एक ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, उसमें यही उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, नरिशमेंट सब कुछ होता है। तो इसको, इस जुड़ने वाले प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। यूट्रस में इम्प्लांट होता है फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स? देखो, ग्लैंड जितनी भी होती है ना बेटा, ग्लैंड का काम क्या होता है? जो बाकी का सीमन है, जो मैट्रिक्स है ना, उसको प्रोड्यूस करना। जो स्पर्म्स है वो तो आपके टेस्टिस बना देता है, जैसे हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पे ऑलरेडी वन शॉट अपलोडेड है, ठीक है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। तो सीमन ग्लैंड्स जो है वो सीमन बनाती हैं, और टेस्टिस जो है ये टेस्टिस बनाता है स्पर्म्स को। और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल का एंड्रोजन जो है, मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? आपका टेस्टिस करता है। ठीक है, तो अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? प्रोडक्शन ऑफ सीमन नहीं, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनाता, ये दोनों टेस्टिस के काम है। प्रोडक्शन ऑफ सीमन तो है, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ सीमन हो गया यहाँ आंसर। थर्ड क्या है? एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये वाला काम होता है बेटा काउपर्स ग्लैंड का। जो काउपर्स ग्लैंड होती है वो ल्यूब्रिकेटिंग मीडियम बनाती है। लेकिन प्रोस्टेट का काम क्या है यहाँ पे? प्रोस्टेट का काम होता है एल्कलाइन मीडियम सिक्रीट करना। ये एल्कलाइन मीडियम क्या करता है? एक तो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में थोड़ा एसिडिक मीडियम होता है, तो वहाँ पे स्पर्म्स को प्रोटेक्शन देता है, उस मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बच्चों सर्विक्स और सर्विक्स प्लस वेजाइना, ये दोनों चीज़ें मिलके आपका बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। मतलब कि जो चाइल्ड बर्थ होता है, जब पार्चुरेशन होता है, तो ये दोनों बर्थ कैनाल है, यहीं से बेबी डिलीवर होता है, इनमें डायलेशन होता है, और यहाँ से बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखो, इट एक्सपेंड्स टू अकोमोडेट द ग्रोइंग फीटस, नहीं, अकोमोडेट नहीं करता। इट सिक्रीट्स मिल्क फॉर द न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ, नहीं, वो मेमरी ग्लैंड करती है। इट डायलेट्स टू अलाउ द पासेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट मेंटेन प्रेगनेंसी, नहीं, ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। इस सर्विक्स के अंदर जो कैनाल एनक्लोज होती है उसे हम कह देते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई भी तरह का डाउट हो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। किसी का कोई भी तरह का डाउट हो, मैं वहाँ सब बच्चों से बात करती हूँ पर्सनली। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ RCH। देखो, आपको सबको पता है कि जो शॉर्ट फॉर्म्स दी होती है, ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और अगर नहीं पता होता तो अधिकतर बच्चे इनको गलत भी कर देते हैं, है ना। तो ध्यान रखनी है फुल फॉर्म जितनी है, इसकी भी मैं आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस पर वीडियो बना दूंगी, जिसमें हम सारी टर्म्स को कवर कर लेंगे। तो RCH क्या है? मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ाया था RCH के बारे में। RCH है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर
प्रोग्राम, ये बर्थ कंट्रोल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती है इस RCH प्रोग्राम में। पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। पॉपुलेशन में जब राइजिंग अलर्ट आए तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए, कुछ प्रोग्राम्स बनाए, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस, STDs जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किया, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया, चाइल्ड कंट्रोल के पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बताया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो अवेयरनेस है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स है, जो अवेयरनेस है, ये सब इस प्रोग्राम के अंडर कवर होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेंसिस, एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है? जो आपका फीटस है उसके सराउंडिंग में, एमनियोसेंटेंसिस में क्या होता है, इस फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और जो एमनियोटिक टिश्यू है उसको निकाला जाता है और उसे निकाल के उसकी क्रोमोसोमल मैपिंग की जाती है, उसे लैब में टेस्ट किया जाता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, क्रोमोसोमल मैपिंग होती है, क्रोमोसोम के पैटर्न्स को देखा जाता है, और इससे ये पता लगाया जाता है कि जो फीटस है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं, क्रोमोसोम ठीक है, क्रोमोसोम का पैटर्न बिहेवियर सही है, तो क्रोमोसोमल मैपिंग की जाती है इसमें बेसिकली, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या पता लगाया जा सकता है? पहली बात तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ विमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। इसी टाइम ड्यूरेशन में ये एमनियोसेंटेंसिस परफॉर्म किया जाता है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ह्यूमंस के केस में सेक्स क्रोमोसोम 2 ही होते हैं, XX और XY। अगर ये वाला अगर जेनेटिक मेकअप है तो फीमेल होगी, ये होगा तो जो चाइल्ड है वो मेल होगा, तो ऑब्वियसली इससे पता लगाया जा सकता है। इसीलिए एमनियोसेंटेंसिस को बैन कर दिया था कि कोई बच्चे का जेंडर पता ना लगाए, ताकि फीमेल फेटिसाइड के केसेस थोड़े कम हो जाए। पहले के टाइम में फीमेल फेटिसाइड के केस बहुत ज़्यादा होते थे, जिसे कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं हिंदी में, तो उसको रोकने के लिए इसको बैन कर दिया गया था। तो इससे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, एंड इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी तो ट्राइसोमी होती है 21 नंबर क्रोमोसोम की, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम को भी पता लगाया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नहीं, इससे क्लेफ्ट पैलेट का नहीं पता लगाया जा सकता, तो दिस इज द आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए ना, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने नेचुरल मेथड्स पढ़े होंगे कौन कौन से, मतलब जिसमें हमने ना ही फिजिकली कुछ बैरियर लगाया, ना ही आपने कोई केमिकल प्रिपरेशन कुछ भी बाहर से यूज़ नहीं किया है, नेचुरली जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको यूज़ किया है, ठीक है। क्या किया है? अवॉइडिंग अ वीक ऑफ कॉइटस ड्यूरिंग द फर्टाइल डेज। फर्टाइल डेज जब एक विमेन क्या है, ओविलेट कर रही है, ओविलेशन कर रही है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अवॉइड फर्टिलाइजेशन। तो उस टाइम पे अगर कॉइटस नहीं किया जाएगा, इंटरकोर्स नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड या ओविलेटरी फेज में, तो क्या होगा? ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वहीं ओवा है ना, उसी टाइम पीरियड में तो ओवा रिलीज हुआ है और वो वेट कर रहा है स्पर्म का। अगर उस पीरियड को अवॉइड कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पहला ही आंसर हो गया। लैक्टेशनल एमेनेरिया होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है अप टू 6 मंथ्स कहते हैं इसको, अप टू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स की जो लैक्टेटिंग मदर है, तो उसके केस में क्या होता है? प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है, तो इस टाइम पे फीमेल में मेंसेस भी नहीं आते और ओव्यूलेशन नहीं होता, तो लैक्टेशनल एमेनेरिया मतलब लैक्टेटिंग मदर अगर इंटरकोर्स करती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं, लेकिन नेचुरल मेथड के फेलियर के चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। कॉइटस इंटरप्टस मतलब कि जो मेल पार्टनर है वो इजैकुलेट करेगा आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इजैकुलेट नहीं करता, तो स्पर्म्स गए ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। फिर है स्टेरिलाइजेशन, ये तो प्रिवेंट, ये क्या होता है आपका? ये आ जाता है सर्जिकल मेथड में, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद है वॉल्ड सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय। इन सब में क्या होता है? ये सारे वॉल, सर्वाइकल कैप और ये डायफ्राम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बैरियर, फिजिकल बैरियर कॉज करते हैं। बैरियर मेथड आ गया, तो ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म,
फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, लाइसिस ऑफ स्पर्म या किलिंग ओवम। तो ये इनमें से कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ एंट्री को ब्लॉक करते हैं। एक फिजिकली एक बैरियर आ जाता है स्पर्म और ओवा के बीच, जिसकी वजह से वो मिल नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपल है विद 8 मंथ ओल्ड बेबी, मतलब कि 8 महीने हो चुके हैं बच्चे को पैदा हुए, एंड इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड द फीमेल गॉट प्रेग्नेंट। अब वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, ऑब्वियसली प्रेग्नेंट होगी क्योंकि 8 मंथ अप टू 6 मंथ तक होता है ये लैक्टेशनल एमेनेरिया वाला काम। अब यहाँ 8 मंथ हो गए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मे बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर दिस प्रेगनेंसी। फर्स्ट क्या है, सिसेशन ऑफ लैक्टेशनल एमेनेरिया पीरियड, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल एक्ट अकर 2 वीक्स आफ्टर ओव्यूलेशन, नहीं, यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। सेक्सुअल एक्ट अकर ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज, नहीं। कॉपर लेवल्स वर हाई इन द यूट्रस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट, इनमें से कोई रीजन ही नहीं है ना। यहाँ लैक्टेशनल एमेनेरिया की बात की है, साफ साफ होता है कि 6 मंथ तक फीमेल में मेंसेस नहीं आते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लेकिन क्योंकि वो लैक्टेशन करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को, प्रोलैक्टिन हाई है उस टाइम पे, लेकिन अब 8 मंथ का बेबी हो चुका है तो यहाँ पे लैक्टेशनल एमेनेरिया काम नहीं करता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े थे, उसमें हार्मोन रिलीजिंग में सबसे जो स्टार मार्क करने वाला एग्जाम्पल है वो LNG-20 होता है। जितने भी हार्मोन वाले हैं वो या तो प्रोजेस्ट्रॉन होगा या फिर आपका प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा, यही हार्मोन प्रिपरेशंस इन हार्मोन रिलीजिंग जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस है, चाहे आपकी पिल्स है चाहे कोई डिवाइस है, वो यही होते हैं हार्मोन वाले, इम्प्लांट्स है, तो इन सब में यही कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सहेली विच मेक्स इट अ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैकेनिज्म क्या है, जो सहेली है ये क्या करती है, ये किस तरीके से काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जो यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं और ईस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्रस की वॉल को बनाने का काम करता है, फॉर्मेशन कराता है वॉल का। ठीक है, अब सहेली क्या करती है, यहाँ पे जो यूट्रस की वॉल में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं, ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर हो गए, इन रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देती है, इनको रिसेप्टर्स को ही ऑल्टर कर देगी। अब जब रिसेप्टर्स ही बदल गए तो ईस्ट्रोजन आके बाइंड किससे होगा, और रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुआ तो वो अपना एक्शन कैसे शो करेगा, तो ये इन रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देती है, मैनिपुलेट कर देती है। तो ए इज द आंसर, इट मॉडिफाइज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस और यू कैन से यूटेराइन वॉल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सेमिनल वेसिकल दैट कॉजेज थिक येलोइश सिक्रीशन। अब हमारे सेमिनल वेसिकल से कौन से कंपोनेंट्स ऐसे आते हैं जो सिक्रीशन को, सीमन को थिक येलोइश बनाते हैं। सेमिनल वेसिकल से देखो, शुगर है, विटामिन सी, फैट या बोथ 1 और 2। तो शुगर क्या करता है, शुगर का काम होता है, शुगर देखो, शुगर क्या है, जो भी शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट हो, कौन सी शुगर होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है फ्रक्टोज। ठीक है, और ये फ्रक्टोज क्या होगा, शुगर से ही ATP डिराइव होगा, ATP बनेगा और यही एनर्जी क्या होगी, स्पर्म की मूवमेंट में उसको हेल्प करती है। इसी ATP की हेल्प से स्पर्म अपनी मूवमेंट करता है, जो टेल की मूवमेंट होती है उसके लिए जो ATP चाहिए वो इसी शुगर से डिराइव होगा। दूसरा जो है वो आपका विटामिन सी भी यहाँ पे आता है और ये स्पर्म को एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्टिव बनाता है स्पर्म को। तो ये हो गए आपके दोनों आंसर, शुगर एंड विटामिन सी। सो 4th इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, और ये जो फ्रक्टोज है ना बेटा, जो शुगर है, यही आगे जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनमें डिटेक्शन किया जाता है कि किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई शुगर या फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता। अगर फ्रक्टोज डिटेक्ट किया जाता है दैट मीन्स उस फीमेल के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई एक्टिविटी हुई है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी कंपोनेंट फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सेसरी मतलब कि एक्चुअल डायरेक्टली कोई वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक एक्सेसरी है। तो उसमें क्या है, पोडेनम, ये वल्वा का ही एक टाइप होता है, वल्वा को अल्टीमेटली पोडेनम कहा जाता है। ठीक है,
तो वल्वा ये सब तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हो गए, वेजाइना भी हो गया। लेकिन यहाँ मेमरी ग्लैंड जो है ये एक्सेसरी होता है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड क्या है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा, मिल्क जो होगा, वो नया बेबी जो बेबी पैदा हुआ है उसको फीड करेगा। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं मेमरी ग्लैंड से, मिल्क सिंथेसिस आता है, मिल्क सिंथेसिस भी होता है और इजेक्ट आउट भी होता है। वही मिल्क आगे बेबी इनिशियल 5-6 महीने तक इसी मिल्क पे बेबी फीड करता है। उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, नरिशमेंट, इम्यूनिटी सब कुछ इसी ब्रेस्ट फीडिंग से उसको बेबी को मिलता है। तो ये डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे एक्सेसरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, एक्सेसरी कॉम्पोनेंट कहा जाता है, ग्लैंड नहीं। Which menstrual cycle phase is classified as proliferative phase? proliferation हो रहा है, मतलब कि जो वॉल है यहाँ इस फेज में क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल है वो बन रही है, दोबारा से जेनरेट हो रही है, वो प्रोलिफरेट कर रही है, ग्रो कर रही है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उसमें। तो क्या होगा, इनिशियली क्या आता है आपका, मेंस्ट्रुअल फेज आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, 1 to आपका 5 डेज चलता है। ठीक है, 1 to 7 डेज कह लो, 5 डेज कह लो। अब 6 to 14th डे आपके यूट्रस में प्रोलिफरेशन चलता है, तो ये हो गया आपका प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद प्रोलिफरेटिव फेज आ गया, फिर वापस क्या होगा, वॉल्स बनेंगी, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लूटियल फेज चलती है, फिर उसके बाद वापस से आपके वही मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है, वॉल डीजेनरेट हो जाती है, ब्लीडिंग फेज चल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो मैंने आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में, कोइटस इंटरप्टस मतलब कि विड्रॉ कर लिया बिफोर इजैकुलेशन मेल ने अपने पीनस को, और आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इजैकुलेट कर दिया। पीरियोडिक अब्सिस्टेंस मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे इंटरकोर्स को अवॉइड कर दिया, ओव्यूलेशन के टाइम पे अवॉइड कर दिया। लैक्टेशन लाइमेरिया मतलब कि जो 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है इनिशियल 6 मंथ्स में, तो वहाँ पे क्या करा आपने, जो इंटरकोर्स है उसे अवॉइड कर दिया। सॉरी, यहाँ पे अवॉइड नहीं कर दिया, 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में क्या होता है कि ड्यूरिंग 6 मंथ्स ऑफ जो डिलीवरी के 6 मंथ्स बाद तक जब एक फीमेल लैक्टेट कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो उसमें मेंसेस आएंगे नहीं, एमेनेरिया मतलब कि लैक ऑफ मेंसेस नहीं आ रहे, तो इस टाइम पे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, वॉल्ट्स यहाँ पे आंसर हो गया, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है। वॉल्ट्स क्या है, एक बैरियर मेथड होता है आपका। ठीक है, और ये क्या करता है, बैरियर मेथड एक फिजिकल बैरियर बना देता है स्पर्म और ओवा के बीच में, ताकि वो मिले ना और फर्टिलाइजेशन ना हो। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल, मतलब कंप्लीट क्योर भी हो सकती है व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, मतलब टाइम से इसको डायग्नोस किया जाए और प्रॉपरली अगर ट्रीट किया जाए, तो इनमें से कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो प्रॉपरली उसको क्योर किया जा सकता है, जिसका इलाज किया जा सकता है और जिसे ठीक किया जा सकता है। तो ये आपकी होती है गोनोरिया। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। एचआईवी जो आपने देखा, एचआईवी में क्या होता है, एड्स हो जाती है और ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट क्योर नहीं है। सिर्फ आप लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, एट लास्ट डेथ ही होनी है पेशेंट की। जेनाइटल हर्पीज भी क्योर नहीं होती, तो गोनोरिया है जिसे अगर अर्ली डायग्नोस कर दिया जाए तो इसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है, हर्पीज की भी देखो, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है, बट इट इज़ नॉट क्योरेबल, बट सिम्टम्स कैन बी मैनेज्ड विद एंटीवायरल ड्रग्स। हर्पीज वायरस होता है, वायरस कॉजेटिव एजेंट है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया उन फीमेल्स में जो क्या कर सकती है, कंसीव नहीं कर सकती लेकिन एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, बच्चे की मतलब प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही क्योंकि गैमीट नहीं बन पा रहा होगा, या मतलब कि ऐसी कोई गैमीट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, या सेम टाइम पे दोनों ओवा और स्पर्म मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं, क्योंकि गैमीट का ही तो इशू है ना यहाँ पे, यहाँ ओवा नहीं बन पा रहा है, उसमें
ओवा नहीं आ पा रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो इस वजह से स्पर्म इंजेक्शन डालेंगे कहाँ, स्पर्म्स किस में इंजेक्ट करेंगे जब ओवा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सेकंड आंसर सही हो गया, जायगोट इंट्राफेलोपियन, मतलब कि या तो किसी डोनर का ओवा लिया या उस फीमेल के ही ओवरी से अगर ओवा बन पा रहा है किसी रीजन से उससे कलेक्ट किया, या डोनर से कलेक्ट करते हैं मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि फीमेल में ओवा नहीं बनता तो ऐसी कंडीशन देखने मिलती है। तो ओवा डोनर से लिया, अब स्पर्म लिए या तो डोनर से या उसी के हस्बैंड से, दोनों को फ्यूज कराया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो जायगोट बना, अब इस जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ZIFT जिफ्ट हो गया आपका। और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो आपका जिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मोर देन अगर 8 ब्लास्टोमियर है ये, तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाले को क्या करेंगे, उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ताकि वो जाके इम्प्लांट हो जाए। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ओके, गुड लक गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो।